हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उसमें अरविंद घोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अरविंद घोष एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये वैसे देखें तो मतलब ये पहले तो उग्र राष्ट्रवादी नेता रहे हैं, बट ये आगे चलकर आध्यात्मवादी बन गए थे। तो वही हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस किस टाइम में इन्होंने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया है और उसके बाद ये किस तरीके से आध्यात्मवादी बने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इनके विचारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अरविंद घोष हैं वो एक दार्शनिक के रूप में, योग गुरु के रूप में, महर्षि के रूप में, कवि के रूप में और एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो है राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। यानी भारत में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है, तो अरविंद घोष को माना जाता है। और इन्होंने सुपर माइंड की अवधारणा दी थी। यानी कि हम इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि सुपर माइंड की अवधारणा इन्होंने दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जैसे किस प्रकार से व्यक्ति सुपर माइंड से सुपरमैन बन जाता है, तो वही अवधारणा इन्होंने दी थी। तो हम देखते हैं, अभी इनका जन्म देखेंगे। तो इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। और इन्होंने जो है, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। और इनकी मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुई थी, क्योंकि इन्होंने लास्ट में पांडिचेरी में ही जाके जो है अध्यात्मवाद को अपनाया था और वहीं पर जो है योग विद्या के द्वारा इन्होंने अध्यात्मवाद में अपने विचारों को कन्वर्ट कर लिया था। तो हम जैसा देखते हैं 1905 में इनकी जो बंग भंग आंदोलन में इन्होंने जो है भाग लिया, और उस टाइम ये नौकरी कर रहे थे और वही पद उन्होंने छोड़कर अपनी नौकरी का पद 1905 में बंग भंग आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1907 में इन्होंने सूरत अधिवेशन में भाग लिया। और ये जो है ये उग्र आंदोलनकारियों में जो है इनको गिना जाता है। तो 1908 में मानी कटोला बम कांड अलीपुर में जो हुआ था, उसके कारण जो है इनको जेल हो गई थी, क्योंकि जो 2 मई 1908 को ये षड्यंत्र, जो अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और जिसमें खुदीराम और प्रफुल्ल चौकी जो है वो भी मुजफ्फरनगर मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या से जुड़ा हुआ था। तो उसी में जो है इनको जेल हो जाती है। तो 1910 में सक्रिय राजनीति त्याग कर ये पांडिचेरी में जो है योग गुरु के रूप में कार्य करने लग गए थे। लेकिन और इनके योग गुरु का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके योग गुरु का क्या नाम था। तो इनके योग गुरु का नाम था विष्णु भास्कर लेले। क्या नाम था? विष्णु भास्कर लेले। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया इन्होंने और उसके बाद बड़ोदरा राज्य में भी सेवाएं दी। नेक्स्ट बात करते हैं अरविंदो एक आध्यात्मिक वादी थे। आध्यात्मिक सहयोगी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। फ्रांसीसी नागरिक जो मीरा अल्फासी थी वो इनकी आध्यात्मिक सहयोगिनी रही है। और जो मीरा अल्फासा थी इनको द मदर के नाम से जाना जाता है। तो इनके आध्यात्मिक सहयोगी कौन थी? मीरा अल्फासा। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? द मदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1902 में जब अनुशीलन जो समिति बनी थी उसमें से जो है वो अरविंद घोष जुड़े हुए थे। और 1902, 1905 और 1904 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अरविंद ने भाग लिया था। तो 1902, 1904 और 1905 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसमें अरविंद घोष ने भाग लिया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1908 में उत्तरपाड़ा में जो इनके द्वारा अभिभाषण दिया गया था और लॉर्ड्स एंड डेगर के सदस्य भी ये बने थे। और लॉर्ड्स एंड डेगर जो है वो एक गुप्त संगठन था और उससे भी ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अरविंद के ऊपर कौन कौन सी बुक लिखी गई है। तो अरविंद के ऊपर किस किस ने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो अर्पणा बनर्जी है
इन्होंने इंटीग्रल फिलोसफी ऑफ श्री अरविंदो करके बुक लिखी है। ये हमें ध्यान रखनी है क्योंकि आजकल जो है फैक्चुअल क्वेश्चन में बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखनी है इंटीग्रल फिलोसफी ऑफ श्री अरविंदो अर्पणा बनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं रामनाथ शर्मा की। तो रामनाथ शर्मा ने श्री अरविंदो फिलोसफी ऑफ सोशल डेवलपमेंट बुक लिखी है, श्री अरविंदो फिलोसफी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीधर चंपा। तो श्रीधर चंपा ने रिमेम्बरिंग ए गुरु, श्रीधर चंपा की बुक का नाम क्या है? रिमेम्बरिंग ए गुरु। नेक्स्ट बात करते हैं पीटर हिज के द्वारा 2008 में द लिवाइस ऑफ श्री अरविंदो करके बुक लिखी गई है। और अरविंदो के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरविंदो मतलब किस नेता को जो है साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 1943 में अरविंदो को जो है साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 में शांति के क्षेत्र में भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रचनाएं, जो अरविंदो के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी बात करते हैं। तो इनके सबसे जो मेन जो बुक है इनकी, यानी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको हम सन वाइज ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल डेट और सन दे दिया जाता है और इनको मिलाने या जमाने के क्रम में इनको पूछ लिया जाता है या क्रम से बुक्स दे के और इनको क्रम से लगाने के लिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सावित्री बुक। तो सावित्री बुक द लेजेंड एंड ए सिबन, जिसमें कि महाभारत के जो धर्मशास्त्र पर ये बुक जो है वो लिखी गई है और ये एक महाकाव्य कविता है और इसका केंद्रीय विषय, एक बार एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है कि जो सावित्री द लेजेंड एंड ए सिबन जो बुक है इसका केंद्रीय विषय पूछा गया था। तो इसका केंद्रीय विषय है धरती का विकास और मनुष्य के उद्भव। धरती का विकास और मनुष्य के उद्भव कब की बुक है ये? 1940 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक द लाइफ डिवाइन इंटीग्रल, योग से संबंधित बुक है ये, द लाइफ डिवाइन इंटीग्रल। तो ये 1919 की बुक है। ऐसे ऑन द गीता, ये भी 1922 की बुक है, ऐसे ऑन द गीता। नेक्स्ट बुक है द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी और इसमें इन्होंने मानव एकता से संबंधित विचार दिए हैं और इसमें जो है इन्होंने 1918 में ये बुक लिखी गई थी, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1923 की बुक है। द रेनेसा 1920 की बुक है। तो इनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की बुक हम देखेंगे, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन 1921 की बुक है। 8 नंबर की बुक है द साइंथेसिस ऑफ योगा 1949, योग समन्वय इसका हिंदी ट्रांसलेट है। तो द साइंथेसिस ऑफ योगा 1949। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमाइंड की अवधारणा। सुपरमाइंड जो कि अतिमानस, यानी कि अगर हिंदी वर्जन इसका अतिमानस, और ये इन्होंने सुपरमाइंड की अवधारणा दी थी जिसमें इन्होंने बताया कि पूर्ण चेतना योग ज्ञान पर आधारित सत्ता जो है वो सुपरमैन की अवधारणा में इन्होंने बताई। और ऐसे मानव को जो है सुपरमैन कहा इन्होंने जिसमें पूर्ण योग चेतना हो, जो ज्ञान पर आधारित सत्ता हो, तो उसको क्या बोला इन्होंने? सुपरमैन। और किसमें बोला? सुपरमाइंड की अवधारणा में इन्होंने कहा कि सुपरमाइंड से किस प्रकार से मनुष्य सुपरमैन बन सकता है। तो सुपरमाइंड कौन होता है? जिसमें पूर्ण चेतना, योग, ज्ञान पर आधारित सत्ता हो, ऐसे व्यक्ति को ये क्या बोलते हैं? सुपरमैन। और ये किससे प्रभावित से, ये किस व्यक्ति से प्रभावित थे? तो ये नीत्शे से प्रभावित थे और मैकाले की शिक्षा पद्धति पर इन्होंने प्रहार किया था। अब ये रोमा रोला है, इन्होंने कहा है इनको, अरविंद घोष को उन्होंने कहा कि जो अरविंद घोष है इन्होंने एशिया और यूरोप का समन्वय किया है, यानी कि एशिया और यूरोप का समन्वयकार अरविंद को कहा है। तो किसने कहा है एशिया और यूरोप का समन्वयकार? रोमा रोला ने अरविंद को एशिया और यूरोप का समन्वयकार कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरविंद के विचारों पर आते हैं। तो जो अरविंद घोष के विचार हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध। तो जो निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी इनके विचार हैं, तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, यानी कि जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं इनका प्रचार प्रसार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने किया। और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक न्यायिक प्रणाली का विकास किया है।
और सरकारी अदालतों का भी इन्होंने बहिष्कार किया है, और जनता का जो सरकार से असहयोग है उसके बारे में, और निष्क्रिय प्रतिरोध में जो अड़ंगा लगाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सामाजिक बहिष्कार भी अरविंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संबंधी विचार इनके देखते हैं। तो स्वतंत्रता संबंधी विचारों में स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ये महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो विदेशी शासन से संभव नहीं हो सकता है। ये चीज अरविंद ने बोली थी, और ये जो है उन्होंने अच्छे से डिफाइन भी किया था इसको कि विदेशी शासन में कभी भी हम स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता संबंधी विचारों में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं इन्होंने बताई हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें 4th ऑप्शन कोई और दे दिया जाता है। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं अरविंदो के द्वारा बताई गई हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है उसमें उन्होंने क्या बताया कि विदेशी शासन से मुक्ति ही क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, आंतरिक स्वतंत्रता, वर्गवाद से मुक्ति, यानी जो जातिवाद का रूप ही वर्गवाद है तो उससे मुक्ति जो है वो आंतरिक स्वतंत्रता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जो 19(1) में जो कहा गया है स्वतंत्र प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता, वही स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अरविंदो के द्वारा बताई गई है। और इसमें बताया गया था कि विदेशी शासन में संभव नहीं है कि ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये कभी भी विदेशी शासन में प्राप्त नहीं की जा सकती है, और स्वतंत्रता के लिए जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अरविंद के अधिकार संबंधी विचार हम देखते हैं। अरविंद ने 3 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की है। स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार और संगठन निर्मित करने का अधिकार। यानी कि जो 5 प्रकार की अधिकार 19 में दिए गए हैं वही इन्होंने माना है कि एक तो स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति का, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, संगठन निर्मित करने का अधिकार। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं 19(1), 2, 3, 4, 5 में दी गई हैं उसमें से फर्स्ट जो 3 स्वतंत्रताएं हैं उन्हीं को अधिकार के रूप में अरविंदो के द्वारा बताया गया है, जिसमें 19(1), 19(2) और 19(3) हैं। तो ये हमें ध्यान रखने हैं अधिकार संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में मानववादी स्वरूप जो है वो देखते हैं। सबसे पहले देवी दर्शन की उत्कंठा, भारत माता, सकारात्मक समानता, जाति विहीन और जमींदारी उन्मूलन। तो जो देवी दर्शन की उत्कंठा है इसमें उन्होंने क्या बताया, देवी दर्शन की उत्कंठा में उन्होंने ये बताया कि जैसे जिस प्रकार से जिस देवता या जो भी जिसका जो इष्ट देवता होता है, जो जिसके आराध्य देवता होते हैं, उनको पाने की ललक या फिर उनको देखने की ललक या उनके सामने अपना नतमस्तक करने की ललक जो हमारी इच्छा होती है, यानी कि जैसे कि हम किसी देवता को मानते हैं और उसके किसी बड़ी मंदिर में जाते हैं हम, और जैसे किसी दूर से हम पैदल चल के जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे ही हम मंदिर के पास आते हैं तो हमारे मन में जो मंदिर में दर्शन करने की जो उत्कंठा होती है वही देवी दर्शन की उत्कंठा है। और उसी उत्कंठा के रूप में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि वही उत्कंठा हमें राष्ट्रवाद को देखने की होनी चाहिए, राष्ट्रवाद को पाने की होनी चाहिए। तो उसी को देवी दर्शन की उत्कंठा के रूप में राष्ट्रवाद को अरविंदो ने परिभाषित किया है या हमें बताया गया है। दूसरा है भारत माता। जिस प्रकार से भारत माता की जो ललक है वो सबको मनुष्यों को जो है, सभी व्यक्तियों को जो है वो भारत माता की एक ललक जो है वो सबके मन में होती है, तो उसी प्रकार से राष्ट्रवाद की ललक भी सभी नागरिकों के मन में होनी चाहिए। तो ये दोनों तो वैसे देखिए तो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए पॉइंट है, बट हमने क्या बात की है, मानववादी इसका स्वरूप देखा है। तो मानववादी स्वरूप में एक तो सकारात्मक समानता होनी चाहिए, जाति विहीन समाज होना चाहिए, जमींदारी उन्मूलन जो है ये हमें मानववादी स्वरूप में ये तीनों पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो मानववादी स्वरूप में हमें क्या ध्यान रखना है, देवी दर्शन की उत्कंठा, भारत माता, सकारात्मक समानता, जाति विहीन, जमींदारी उन्मूलन। तो ये दोनों तो वैसे आध्यात्मिक पॉइंट में आ जाएंगे, बट ये तीनों हमें मानववादी स्वरूप को जो है वो व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय और तथा पश्चिम का समन्वय। जैसा कि रोमा रोला ने कहा था, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एशिया तथा यूरोप का समन्वय का अरविंदो को माना था, तो उसके बाद जो है भारतीय और पश्चिम का समन्वयकर्ता भी जो है वो इनको माना जाता है। और भारतीय जो
जो देवी दर्शन आध्यात्मिक स्वरूप जो भारतीय मानते हैं उनके बारे में अरविंदो ने बताया है। और पाश्चात्य जो विचारक हैं, विचारकों के समान रेनाप के समान मनोवैज्ञानिक एकता का प्रतीक माना है, और बर्ग के समान धार्मिक आधार, हिगल के समान विश्वात्मा का उच्चतम रूप, और फिक्टे राष्ट्र के समान की अमरता का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से ये पाश्चात्य से भी प्रभावित थे और ये पश्चिम से भी प्रभावित थे, और दोनों का समन्वय करके इन्होंने भारत में जो है लाने का प्रयास किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिक स्वरूप। तो आध्यात्मिक स्वरूप में राष्ट्रीयता, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान की गई है और जिसके अनुसार हमें जीना है। और किसके अनुसार जीना है? राष्ट्रीयता के अनुसार जीना है। और ये क्या है? एक धर्म है जो ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो भारतीयों की साधना, तपस्या, ज्ञान की शक्ति भारत को महान बना सकती है। और तपस्या जो है वो देवी शक्तियों को साधना के द्वारा स्वीकृत करना, और नक्षत्रों की गीतावली सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। महासंघ राष्ट्रवाद, राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। राष्ट्रों की स्वतंत्रता, महासंघ राष्ट्रवाद में इन्होंने क्या बताया कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मानव एकता या विश्व एकता संबंधी विचार, जो कि मैंने आपको बताया था पहले। इनकी जो बुक थी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो मानव एकता या विश्व एकता संबंधी विचार जो है वो दिए हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि मानव एकता का विचार प्रकृति के अनुकूल है, इसीलिए मानव के प्रति आकर्षित होकर बड़े समूह का निर्माण करता है। और यही बात जो है राम मनोहर लोहिया ने भी बताई थी कि मानव एकता का विचार प्रकृति के अनुकूल है और इसीलिए मानव के प्रति आकर्षित होकर एक बड़े समूह का निर्माण करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करता है मनुष्य? एक परिवार के रूप में देखने को मिलता है, उसके बाद परिवार से गांव बनते हैं, गांव से राष्ट्र बनते हैं और राष्ट्र से विश्व संघ का निर्माण होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विश्व संघ की अवधारणा या विश्व सरकार की अवधारणा। तो विश्व संघ की अवधारणा जो है उसमें हम देखते हैं कि क्षेत्रीय समूह, भौगोलिक व सांस्कृतिक समूह, यानी जो क्षेत्रीय समूह पर इन्होंने भी बल दिया है, जिसमें भौगोलिक और सांस्कृतिक समूह जो वो इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं बाधा। तो ये अति राष्ट्रवाद है जिसे मानव जाति का आध्यात्मिक एकता द्वारा दूर किया जा सकता है। जो अति राष्ट्रवाद है ना, जिसे मानव जाति की आध्यात्मिक एकता के द्वारा दूर किया जा सकता है। और अरविंदो को जो है ये सभी जानते हैं कि ये एक समाजवादी थे और ये अराजकतावादी आतंकवादी भी थी, भी थे। तो इस प्रकार से आज हमारा अरविंदो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।